Hello and welcome to the Career Shaper. I am Subhas Poddar, who is presenting once again a set of 15 valuable objectives for BPSC level exams. This set is on physical geography and questions are set on the satellite. Now look at these questions. Question number 1. यूरेनस अद्वितीय है, यूनिक है, क्योंकि अपने कक्षीय तल पर यह अपने घूर्णन अक्ष पर झुका हुआ है। जो ऑर्बिटल प्लेन होता है किसी भी प्लेनेट का, जिस प्लेन में वो सूर्य का चक्कर काटता है उसी को कक्षीय तल बोलते हैं, ऑर्बिटल प्लेन बोलते हैं। और एक होता है घूर्णन अक्ष, यानी कि जो वह अपने अक्ष पर रोटेट करता है, तो कुछ इंक्लिनेशन होता है, उसमें झुकाव होता है। तो ये पता करना है यूरेनस के बारे में कि वो अपने अक्ष पर कितना डिग्री से झुका हुआ है, और ये यूनिक बनाता है इसको। तो देखें ऑप्शन, मात्र 6 डिग्री पर, 8 डिग्री पर, 10 डिग्री पर, 12 डिग्री पर। तो इसका आंसर बी हो जाएगा, मात्र 8 डिग्री पर झुका हुआ है। दूसरा देखें, यूरेनस वास्तव में अपने अक्ष पर प्रतीत होता है। ऑप्शन देखें, उत्तर से दक्षिण घूमता हुआ, पूर्व से पश्चिम घूमता हुआ, पश्चिम से पूर्व लुढ़कता हुआ, उत्तर से दक्षिण लुढ़कता हुआ। तो यूरेनस के बारे में पढ़े होंगे, तो ये नॉर्थ टू साउथ रोल करता हुआ प्रतीत होता है। आंसर इसका डी होगा। तीसरा देखें, नेपच्यून को एक गतिशील वायुमंडल है जो धारण करता है। एक डायनामिक एटमॉस्फेयर है इस नेपच्यून को, जो क्या कंटेन करता है। देखें ऑप्शन, पृथ्वी जैसा धब्बा, अर्थ साइज्ड ब्लेमिश, शुक्र जैसा धब्बा, विशाल काला धब्बा, विशाल लाल धब्बा। तो इसका आंसर ई चला जाएगा, ए और सी सही है। अर्थ साइज्ड ब्लेमिश उसके एटमॉस्फेयर में पाया जाता है, और इसी को क्या कहते हैं, ग्रेट डार्क स्पॉट, यानी ए को ही सी कहते हैं ऑप्शन में। अर्थ साइज्ड ब्लेमिश को ही ग्रेट डार्क स्पॉट बोला जाता है। और ये डी नंबर, विशाल लाल धब्बा, ये तो जुपिटर पर पाया जाता है और इसी की याद दिलाता है, रेमिनिसेंट ऑफ ग्रेट रेड स्पॉट ऑफ जुपिटर। ये जो ग्रेट डार्क स्पॉट है उसका याद दिलाता है। तो देखें, पृथ्वी जैसा धब्बा को ही विशाल काला धब्बा बोलते हैं, और ये नेपच्यून का जो वायुमंडल है वो धारण करता है। तो इसका आंसर ई हो जाएगा। ए सी सही है। 4 नंबर देखें, ट्राइटन किस ग्रह का सबसे बड़ा चांद है। चांद कहने का मतलब उपग्रह। तो देखें, शनि, मंगल, नेपच्यून, यूरेनस। ये नेपच्यून का सबसे बड़ा चांद है। शनि का तो आप जानते हैं टाइटन होता है, लेकिन ट्राइटन जो है ये नेपच्यून का होगा, इसको याद रखिएगा। पाँच नंबर तक है, किसे द्विग्रह, बाइप्लेनेट या दोहरा ग्रह, डबल प्लेनेट कहा जाता है। था, ये तो आप ऐसे ही पकड़ लीजिएगा, था लग गया तो प्लूटो होगा इसका आंसर। सी हो गया। अब ऐसा क्यों कहा जाता था इसको, क्योंकि इसका उपग्रह चेरॉन जो था इसके आकार का लगभग आधा था, इसलिए ऐसा इसको बोला जाता था।
6 नंबर देखें, किस ग्रह को प्लेनेट एक्स कहा जाता था? यहाँ भी था लग गया तो प्लूटो आंसर हो जाएगा। उसको प्लेनेट एक्स बोला जाता था। और इस ग्रह की क्या खासियत थी? यह ग्रह सबसे अधिक दीर्घवृत्तीय कक्ष के साथ सबसे छोटा, सबसे दूर, सबसे ठंडा था। द प्लेनेट एक्स was the smallest, farthest and coldest planet with the most eccentric orbit। तो इसका भी आंसर बी हो गया, प्लूटो। 7 नंबर देखें, पृथ्वी से चांद का केवल एक सतह दिखता है क्योंकि? चांद का घूर्णन और परिक्रमण काल अलग अलग है। चांद का घूर्णन और परिक्रमण काल लगभग एक ही है। चांद का घूर्णन और परिक्रमण काल ठीक एक समान है। चांद का घूर्णन और परिक्रमण काल एक दूसरे के विपरीत है, तो इसका आंसर सी हो जाएगा, ठीक एक समान। ये याद रखिए, ऑप्शन बिल्कुल ही नज़दीकी वाला सेट है, ठीक एक समान आंसर होगा इसका। देखें, द अर्थ्स मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ इन 27 days 7 hours 43 minutes and 11.47 seconds and rotates on its axis in exactly the same time। यही याद रखना है, exactly the same time। यानी रिवॉल्यूशन और रोटेशन का इसका पीरियड ठीक एक समान है, तो आंसर सी हो गया। 8 नंबर देखें, चांद और सूर्य के ज्वारीय बल किस अनुपात में होते हैं? बहुत ही शानदार प्रश्न है। तो देखें, टाइडल फोर्सेस ऑफ मून एंड सन का रेशियो क्या है? ये रेशियो याद कर लीजिएगा, ये 9:4 है। 8 का डी हो गया आंसर, 9:4। 9 नंबर तक है, चांद पर द सी ऑफ ट्रांक्विलिटी क्या है? विशाल हिम क्षेत्र, विशाल श्वेत धब्बा, चंद्रायन उतरने का निशान, मानवों के पद चिन्ह। आंसर इसका डी हो जाएगा। ये आप लोग भी जानते होंगे और ये बहुत ही हिट प्रश्न है, ये सब आता रहता है। ह्यूमन लैंडिंग स्पॉट है ये। नील आर्मस्ट्रॉन्ग एंड एडविन एल्ड्रिन were the first humans to set foot on the moon's surface in 1969। ये तो आप जानते हैं, 1969 में ये लोग गए थे, वहाँ लैंड किए थे। द लैंडिंग स्पॉट was later called the sea of tranquility। इन्हीं का जो पद चिन्ह उस पर पड़ा चांद की धरती पर, उसी को कहा गया द सी ऑफ ट्रांक्विलिटी। यानी बिल्कुल प्रशांत जगह उसको कहा गया, बिल्कुल ही। ट्रांक्विल का मतलब होता है क्वाइट एंड पीसफुल, बिल्कुल ही शांत। ऐसे भी चांद पर कोई है नहीं, इसलिए सी ऑफ ट्रांक्विलिटी कहा गया। 10 नंबर देखें, चंद्र ग्रहण के दौरान चांद हो जाता है। कैसा हो जाता है चांद देखने में? देखिए, लालिमा युक्त, मध्यम रोशनी का, पूर्णतः अंध, अंशतः अंध। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। ये रेडिश हो जाता है, लालिमा युक्त हो जाता है। क्यों होता है ऐसा? ऐसा क्यों दिखता है? अब स्कैटरिंग ऑफ लाइट पढ़े होंगे, प्रकाश का प्रकीर्णन। देखिए, बिकॉज द अदर कलर्स प्रेजेंट इन सनलाइट आर स्कैटर्ड बाय द एटमॉस्फेयर इन ग्रेटर अमाउंट्स देन रेड। सीधा मतलब है कि लाल को छोड़ के जितने भी कलर हैं, सूर्य का जो होता है प्रकाश, सूर्य के प्रकाश में जो होता है, लाल को छोड़ के और सारे कलर स्कैटर कर जाते हैं, इसलिए चांद लाल दिखता है चंद्र ग्रहण के दौरान। मतलब लालिमा युक्त दिखता है, पूरा लाल नहीं दिखता।
11 नंबर तक है चंद्र ग्रहण लगता है, थोड़ा सा टेक्निकल है। जब चांद पृथ्वी की छाया से गुजरता है, ये सही है। जब चांद पृथ्वी की छाया से गुजरता है, यानी कि पृथ्वी की छाया चांद पर पड़ती है, तभी चंद्र ग्रहण लगता है, तो ए ऑप्शन सही है। बी गलत है, जब पृथ्वी चांद की छाया से गुजरता है, ये तो मतलब सोलर इक्लिप्स का ये हो जाएगा बी, तो ये गलत हुआ। सी देखें, जब चांद पृथ्वी और सूर्य के बीच आ जाता है, ये भी गलत हुआ, ये भी सोलर इक्लिप्स का है प्री कंडीशन। डी देखें, जब पृथ्वी सूर्य और चांद के बीच आ जाता है, तो ये सही है। ए और डी सही हुआ, इसी दोनों स्थिति में चंद्र ग्रहण लगता है, और बी और सी जो था, इन दोनों की स्थिति में सूर्य ग्रहण लगता है, तो इसमें ई होगा आंसर। ए और डी सही है इसमें। 12 नंबर देखें, ब्लू मून एक विरल आकाशीय परिघटना है। ये रेयर सेलेस्टियल फेनोमेनन है ब्लू मून। इस संदर्भ में असत्य कथन चुनिए। 1 माह के भीतर दूसरा पूर्ण चंद्र होने पर यह दिखता है, ये तो सही है। वर्ष 1998 में इसे देखा गया था, ये गलत है। जनवरी 1999 में इसे देखा गया था, मार्च 1999 में इसे देखा गया था, तो ये दोनों सही है। 1999 ऐसा साल हुआ जिसमें 2 ब्लू मून देखे गए, जनवरी और मार्च महीने में, यानी कि जनवरी में दोबारा पूर्ण चंद्र दिखा होगा, मार्च में भी दोबारा पूर्ण चंद्र दिखा होगा, तभी ब्लू मून दिखा। तो इसमें ए सी डी तो सही है ब्लू मून के संदर्भ में, और क्वेश्चन पूछ रहा है कि असत्य क्या है, तो 98 वाला होगा बी नंबर, यही असत्य है। ये सब फैक्ट याद रख लीजिएगा, जो भी क्वेश्चन हम सेट कर रहे हैं उसमें ये ऑप्शन में उसका पूरा फैक्ट दिया हुआ है, और इसको याद कर लीजिएगा तो कंप्लीट हो जाएगा आपका। 13 नंबर देखें, चंद्र सतह के तापमान का परास डिग्री सेल्सियस में होता है। किस रेंज में टेम्परेचर होता है चांद के सरफेस पर? ये देखिए, ये सब याद करने वाला चीज़ है, याद कर लीजिएगा। इसका आंसर हो जाएगा 134 से 170, 134 to 170। चौदह देखें, चांद की परिक्रमण गति रिवॉल्यूशन वेलोसिटी है। ये सब भी डाटा याद करने का है, याद कर लीजिएगा। तो ये होता है 3700 किलोमीटर पर आवर, 3700 kmph रिवॉल्यूशन वेलोसिटी होता है मून का। रिवॉल्यूशन वेलोसिटी करने का मतलब ये जो अपने ऑर्बिट में रन करता है, यानी कि पृथ्वी का जो चक्कर लगाता है उसका स्पीड है ये। 1 घंटा में 3700 किलोमीटर चल देता है। 15 देखें, पृथ्वी से चांद की अधिकतम और न्यूनतम दूरी में कितना अंतर है 1000 किलोमीटर में? ये तो बहुत ही टफ क्वेश्चन हो गया। तो देखें, जब ये क्वेश्चन आप तभी बना पाएंगे जब एपोजी और पेरिजी के बारे में जानेंगे कि चांद का एपोजी और पेरिजी क्या है। एपोजी हुआ कि पृथ्वी से चांद की मैक्सिमम डिस्टेंस में मतलब अधिकतम दूरी, और पेरिजी हो गया पृथ्वी से चांद का न्यूनतम दूरी। तो ये दोनों दूरी आपको पता रहेगा तभी ये क्वेश्चन का आंसर हो पाएगा। अब देखें, एपोजी होगा इसका 4,06,699 किलोमीटर, और पेरिजी 3,56,399 किलोमीटर। जब इसको घटाएंगे तो 50,300 किलोमीटर आता है, तो यही इसका अंतर हुआ।
और ऐसे तो आप दूरी जानते हैं, मीन डिस्टेंस क्या होता है पृथ्वी और चांद का। पृथ्वी से चांद का माध्य दूरी कितना होता है? 3.84 लाख किलोमीटर, यानी 3,84,000 किलोमीटर। तो इसका अंतर हो गया 50.3 हजार किलोमीटर में। आंसर बी हो गया इसका। This set thus concluded with appropriate explanations. Many more sets will be availed on the Career Shaper. Keep watching BPSC special sets on Career Shaper. Have a good day. Thanks.